ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। हम अनसर्टेनिटीज तक अब तक नहीं पहुंचे हैं, हमने सिर्फ एरर्स को डिस्कस किया था और एरर्स को अभी काफी ज्यादा फर्दर डिस्कस करना है। ठीक है, रिव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था, हम लोगों ने एरर्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने एरर को डिफाइन किया था। ठीक है, देखिए एरर एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि कैलकुलेशन में यूज होता है एंड मोस्टली एरर जब हम यहाँ पे टेक्निकली एरर को रेफर कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम एरर को रेफर करते हैं जब हम किसी किस्म की मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम एरर कहते हैं जब हम P3 साइड की हम बात कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल साइड की। एरर हम किसे कह रहे होते हैं? एरर हम कहते हैं डेविएशन पे। ठीक है, हमें एक मिसकंसेप्ट बैठा होता है कि जनाब एरर शायद एक गलती है, एरर शायद एक इनकरेक्ट वर्जन ऑफ द आंसर है। ठीक है ना, कोई मिस्टेक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एरर क्या है? एरर इज द डेविएशन। अब डेविएशन किससे? डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल आंसर, डेविएशन फ्रॉम द एग्जैक्ट आंसर, डेविएशन फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू जो के आनी चाहिए थी। ठीक है, अब डेविएशन कुड बी अ हायर वैल्यू, डेविएशन कुड बी अ लोअर वैल्यू। तो उसे हम कहेंगे कि एरर कुड बी अ पॉजिटिव एरर, एरर कुड बी अ नेगेटिव एरर। इसको अगर वैल्यूज के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था एक्चुअल वैल्यू आप किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स से पेंडुलम का। एंड द टारगेट इज कि मैं अपने पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को निकालूं। तो अब मेरे पास, मेरे सामने मेरा टारगेट मौजूद है, दैट इज 9.81, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। तो हम जो बोलते हैं ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, हम इसको कहते हैं। अब डेफिनेटली जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारे सामने जो है ना वो काफी सारे लिमिटेशंस आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आंसर एग्जैक्टली प्रिसाइजली 9.81 आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। तो अब होता क्या है कि आंसर में डेविएशन होगी, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। अब लेट्स से कि मैंने कहा दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने परफॉर्म किया, वन ऑफ द स्टूडेंट कंक्लूडेड दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.83, other one concluded that the variation, the value is 9.79. अब दोनों के आंसर में अगर आप वेरिएशन चेक करें, so the student A measures a value which is 0.02 larger than the actual value. Student B measures a value which is 0.02 lesser, smaller than the actual value. तो इसका मतलब ये है कि ये only this size, वो जो डेविएशन फैक्टर था, दिस इज द एरर। ये एरर नहीं है, एरर नहीं ये 0.02 का। तो मैंने कहा एरर या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। अब क्या मैं एरर को गलत कहूं, मतलब अगर मेरे आंसर में एरर है तो मैं अपने आंसर को गलत कहूंगा? तो दैट टोटली डिपेंड्स कि जो एरर साइज है वो कितना बड़ा। हम जब भी कोई एक परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, किसी भी एक सिचुएशन की बात होगी, तो वहां पे एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर होती है कि जनाब ये रेंज है, यहाँ तक की डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, प्लस और माइनस के अंदर। इससे बाहर, इस रेंज से बाहर अगर वैल्यू आती है तो वो गलत हो जाती है। वो रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल एरर जो होती है उसे बेसिकली हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम उसको लेटर पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि एरर हम विद इन द रेंज अगर एरर है तो इट्स एक्चुअली अ करेक्ट आंसर। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी एक क्रिकेट गेम से। मैंने कहा था देखो क्रिकेट गेम के अंदर स्टंप्स लगे हुए हैं आपके पास तीन, और हर बॉलर का जो टारगेट है वो ये है कि वो स्टंप्स के ऊपर बॉल हिट करेगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बॉल हर दफा स्टंप्स पर ही जाकर के हिट करे। एट टाइम्स क्या होता है कि बॉल स्टंप से डेविएट की भी होती है। तो बेसिकली ये जो डेविएशन है ना, ये एरर है। ठीक है ना, पॉजिटिव में भी आ रहा है ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ साइड, लेग साइड, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट क्या कहते हैं इसे मुझे, लेग साइड एंड ऑफ साइड। अच्छा, अब आप ये देखें कि उसके अंदर एक वाइड बॉल का मार्केट होता है कि जनाब इससे बाहर जाएगी तो बॉल वाइड, हमने कहा कि बॉल हो चुकी है। इस बात का क्या मतलब है? और इसी तरह एक टॉप पर भी होगा, वो जो हाइट के साथ होता है कि अगर इस हाइट से ऊपर गई तो बॉल वोट भी कंसिडर्ड एज अ बॉल, उसको री बॉल करवाएंगे। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब ये जो था, ये रेंज ऑफ एरर था, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर था। इसके अंदर जितनी भी डेविएशन थी वो हमारे पास करेक्ट थी। अब एरर को, एरर अगर हो तो हम एरर को जस्ट इग्नोर नहीं करते, हमें एरर के हवाले से कुछ काम करने होते हैं।
हमें एरर को रिड्यूस करना है, हमें एरर को मुमकिन हो तो एलिमिनेट भी करना है। एलिमिनेशन मुमकिन नहीं है तो हम चाहते हैं कि रिडक्शन हो जाए। एरर साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा, उतने प्रिसाइज आंसर मालूम होगा आपका। अब एरर साइज को रिड्यूस किस तरह करना है या एलिमिनेट किस तरह करना है, मैंने कहा था इससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एरर किस टाइप का एरर परफॉर्म हो रहा है। एरर की हमारे पास दो टाइप्स थी, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत थरली इसको रिव्यू करना है। एरर की मैंने कहा था दो टाइप्स है, एक है सिस्टमैटिक एरर एंड वन इज अ रैंडम एरर। ठीक है, व्हाट सिस्टमैटिक एरर इज, नाम से जरा वाजे हो रहा है कि वो एरर जो कि सिस्टम की किसी लिमिटेशन की वजह से, सिस्टम की इनएक्यूरेसी की वजह से परफॉर्म हो रहा हो, वो आपके पास एक सिस्टमैटिक एरर होगा। अब सिस्टम की लिमिटेशन क्या हो सकती है आपके पास, सिस्टम की लिमिटेशन ये हो सकती है या सिस्टम की इनएक्यूरेसी हो सकती है कि आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, उसकी कैलिब्रेशन खराब थी। कैलिब्रेशन खराब है, आपके पास एक मीटर रूल है, आपने कभी अपने मीटर रूल को चेक किया कि जरा उसके ऊपर जो मार्किंग हुई हुई है वो एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर हुई हुई है, सही हुई हुई है? नहीं, कभी भी हमने चेक नहीं किया। हो सकता है ना कि वो जहाँ पे 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है वो एक्चुअली 1.1 सेंटीमीटर हो, हम तो इतनी प्रिसाइजली इसको देख भी नहीं सकते। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई स्केल आ गया जिसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई हुई थी, जिसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी के साथ मार्किंग नहीं हुई हुई थी, अब जब मैं उसको अपने एरर, अपने 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 परफॉर्मेंस में उसको इस्तेमाल करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर गलत आएगा, एरर आ जाएगा। तो वो आपके पास एक सिस्टमेटिक एरर है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जीरो एरर की मैंने मिसाल दी थी, वन ऑफ द एग्जांपल है रॉन्ग कैलिब्रेशन या फिर कैलिब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बहुत दफा हम डिजिटल मीटर्स यूज कर रहे होते हैं। अब डिजिटल मीटर्स कैलिब्रेट हुए हुए हैं अकॉर्डिंग टू अ वेरी डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, बहुत ही सर्द ममालिक के हवाले से प्रेशर बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाली जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं उसको कराची में लेकर के आता हूँ, जहाँ पे गर्मी भी बेनतहा हो रही है, जहाँ का प्रेशर भी बहुत डिफरेंट है। अब वहाँ पे उसका उसका जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो चुकी है। तो ये आपके पास अगेन एक सिस्टमेटिक एरर है। मैं एक बहुत ही वैलिड रीजन, बहुत ही वैलिड एग्जांपल आप लोगों को नॉर्मल लाइफ के हवाले से दूंगा सिस्टमेटिक एरर की। देखिए, हमारी गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है वो कैलिब्रेट हुआ हुआ होता है हमारे टायर साइज के हिसाब से। यूजली क्या होता है कि हम शौकीन लोग क्या करते हैं कि गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी खरीदने के बाद अपने टायर के साइज को चेंज करवाते हैं। यूजली साइज लार्जर हम यूज करते हैं, ठीक है। नहीं भी किया तो लेट्स से कि हम बहुत अरसे से टायर की यूज कर रहे थे, टायर वर्न आउट हो गया, वो साइज स्मॉलर हो चुका हुआ है, घिस के थोड़ा छोटा हो चुका है। अब जो आपकी कैलिब्रेशन हुई हुई थी अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, वो प्रीवियस जो 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 फ्रेश टायर के डायमीटर था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास क्या हुआ हुआ था, कैलिब्रेट हुआ हुआ था। अब आपने टायर चेंज करवा दी, ये सिस्टम के अंदर गड़बड़ आ चुकी है। अब आपकी जो स्पीडोमीटर पे रीडिंग आ रही है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, उसमें एरर आ चुका है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर की आइडेंटिटी क्या है? सिस्टमैटिक एरर की आइडेंटिटी ये है कि जो एरर साइज होगा वो फिक्स्ड होगा। जीरो एरर इज अगेन सिस्टमैटिक एरर। देखो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि तमाम रीडिंग्स में उतना ही साइज का जीरो एरर आएगा। इट्स अ प्लस 0.1 तो सारी रीडिंग्स में प्लस 0.1 आ रहा है। इफ इट्स नेगेटिव 0.2 तो सारी रीडिंग्स में नेगेटिव 0.2 का आ रहा है। तो एक आइडेंटिटी सिस्टमैटिक एरर की ये है कि इट अफेक्ट्स द एंटायर डेटा विद द सेम साइज, एक ही अमाउंट का एरर आ रहा है, ठीक है। एंड क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं रिड्यूस किया जा सकता? क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर सिस्टम ही गड़बड़ किया हुआ है, सिस्टम में ही कुछ खराबी थी, तो अब आप उसको कितनी ही दफा आप उसको रिपीट करें और आप उसको एवरेज आउट ले लें, जब स्केल खराब है तो 10 दफा भी लें या 10,000 दफा लें, रीडिंग खराब नहीं आनी। तो एक तो चीज कंफर्म ये हो गई कि सिस्टमेटिक एरर को आप मल्टीपल रीडिंग्स लेकर के एवरेज आउट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। यस, आप एलिमिनेट कर सकते। कैसे? स्केल खराब था, दूसरा स्केल खराब, एरर खत्म हो गया। जीरो एरर था, आपने या तो वो दूसरा पैराडाइज यूज कर लिया, उसका जीरो एरर हटा दिया, या फिर अपनी तमाम कैलकुलेशन में से जीरो एरर का प्लस माइनस, जिस तरह हम लोगों ने मेथड पढ़ रखा हुआ ऑलरेडी, हम वो कर लें। किसी की कैलिब्रेशन खराब हो गई थी, आपने उसको रीकैलिब्रेट कर दिया, हल हो गया आपके। तो वो एरर सिरे से ही गायब हो चुका। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं रैंडम एरर्स की बात करूं बेटा, तो रैंडम एरर्स आपके पास वो एरर्स होते हैं जो कि हमारी एज एन ह्यूमन लिमिटेशन
कौन सा कैलकुलेशन मेथड? अच्छा, आपने जीरो एरर के बारे में पढ़ रखा हुआ होगा, ठीक है। अगर मेरे पास अगर मेरे पास किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेट से पॉजिटिव 0.1 एरर आ रहा है, तो मतलब इसका ये है कि मेरी तमाम वैल्यूज वुड बी हैविंग अ वैल्यू लार्जर देन द एग्जैक्ट वैल्यू, और वो 0.1 लार्जर होगी। तो अब फॉर एग्जांपल मेरी रीडिंग आई थी 2.4, अब मुझे पता है कि 0.1 का एडिशनल वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये जीरो एरर था, तो मैं इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दूँ, एरर साइज को मैंने माइनस कर दिया तो मेरी वैल्यू आ गई 2.3। ये है वो कैलकुलेशन, ठीक है। तो यूजली ये पेपर वन में तो ये क्योंकि मेजरमेंट टेक्निक से ताल्लुक रखता है ये बात, तो ये पेपर वन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पेपर टू में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपसे पूछेगा, ये आपने अप्लाई करके देखना होगा। रेयरली, बहुत रेयरली पेपर थ्री के अंदर यूजली ये होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जरा जीरो एरर वगैरह आ गया तो बच्चे बोलते हैं सर इसमें जीरो एरर है, हमें दूसरा पैराडाइज दे दे, ठीक है, तो वो अपनी जान छुड़ा देंगे, तो कौन कैलकुलेट करेगा? आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। और वैसे तो क्या होता है सीआई के अंदर, अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करूं, तो सीआई के अंदर जब आपको जो आप सीआई का प्रैक्टिकल देने जाते हैं, तो वहां पे जब आपको पैराडाइज हैंड ओवर किया जाता है, तो इट इज थोरली चेक। तमाम पैराडाइज जो होते हैं, जो जो आप इस्तेमाल करेंगे, आप स्टॉप वॉच इस्तेमाल करेंगे, आप क्या कहते हैं, आप वर्नियर कैलिपर अगर इस्तेमाल करते हैं, एमडी माइक्रोमीटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, माइक्रोमीटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे वो पहले से चेक हुआ हुआ होता है, ठीक है ना। अब वो जाहिर है कि 500 अगर चेक करने थे, उसमें से एक आध अगर रह गया तो वो एक अलग मसला था, लेकिन यूजली क्या होता है वो चेक करके देते हैं, जीरो एरर होता नहीं, ठीक है। तो हम रैंडम एरर्स की बात कर रहे थे, मैंने कहा था रैंडम एरर्स नाम से वाजह है कि ये रैंडम इसलिए है कि इनका साइज फिक्स नहीं है और इनका सोर्स फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर में तो आपको पता था ना कि मतलब आपने डायग्नोज कर लिया था कि यार ये एक अपैरेटस खराब था और तमाम एरर का जो वजह है वो इसी अपैरेटस के जिम्मे आ गया था। रैंडम एरर में हर रीडिंग में जो एरर आ रहा होगा उसका कॉज बड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब उसमें दो चीजें, ह्यूमन लिमिटेशन एंड मिस हैंडलिंग। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में सबसे बड़ी एग्जाम्पल आती है ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर। रिएक्शन टाइम एरर क्या चीज है भाई? आप स्टॉप वॉच को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो आप एकदम तो नहीं कर सकते ना, आपने सोचा यार जैसी बॉल हिट करेगी मैं इसको स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा, तो बेटा आप एक रिएक्शन टाइम देंगे नेचुरली, कुदरती तौर पर। हर बंदे का नेचुरल टाइम है, जो एक बहुत ही एक्टिव किस्म का सा बंदा होगा ना, उसका रिएक्शन टाइम होगा 30 मिली सेकेंड, एवरेज ह्यूमन बीइंग का, ठीक है ना। रादर देन अगर आपके पास जेट पायलट्स वगैरह की बात हो रही है या फिर F1 रेसर्स की बात हो रही है, तो उनका जो रिएक्शन टाइम और एरर होता है वो काफी कम होता है, और उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो एक अलग मसला है। तो आप सडन रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इज अ फिक्स्ड रिएक्शन टाइम, तो वो आएगा ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? आप एक दफा रीडिंग लेते ही नहीं हो, आप एक ऑसिलेशन की रीडिंग लेंगे नहीं, आप 10 या 20 टाइम ऑसिलेट करवाओ, ताकि आपको एक टाइम इंटरवल मिले टू रिएक्ट, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस 20 ऑसिलेशन को भी आप तीन तीन या दो दो दफा रिपीट करते हो और उसके बाद उसका एवरेज आउट लेते हो, उससे क्या होता है कि एरर साइज हो जाता है रिड्यूस, ठीक है। अच्छा, मिस हैंडलिंग क्या है? ये टोटली डिफरेंट चीज है। मिस हैंडलिंग, आपके पास आप परफॉर्म कर रहे थे, अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और हाथ लग गया, तो पैराडाइज सही है मेरा, तो वो पर्टिकुलर रीडिंग मेरी खराब हो गई है। या फिर मैं कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा था जहां पर मुझे फैन बंद रखना था, फॉर एग्जाम्पल मुझे फैन की भी हवा नहीं चाहिए, मैं आपको सॉलिड एग्जाम्पल देता हूँ उसके। बेटा एक पेपर थ्री का एक्सपेरिमेंट है, हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी, कि फिल्टर पेपर होता है, उससे हम पेपर कोन बनाते हैं और उसको एक अच्छी हाइट से उसको ड्रॉप करवाते हैं, एज इन हाइट विच इज ग्रेटर देन अ मीटर, ठीक है ना। हम उसे ड्रॉप करवाते, और ये बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, कि जब उसको मैं ड्रॉप करूंगा तो एयर रेजिस्टेंस लगेगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करूंगा। अब आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर कोने भाई बहुत लाइट होती है, तो अगर उसमें फैन चल रहा होगा, तो फैन का एक बहुत मेजर रोल होगा जो कि पूरे पैराडाइज को खराब कर, पूरे सिस्टम को जो है ना सेटअप को खराब कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं परफॉर्म कर रहा था, एक दो तीन चौथी रीडिंग के थे, किसी ने अचानक फैन चला दिया, मेरी रीडिंग खराब हो गई। ये बिल्कुल ही रैंडम है,
यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल दी जो मेरी आंखों के सामने हुआ जब मैं लैब में मौजूद था एज अ टीचर। तो वहां पे मेरी एक स्टूडेंट थी, उनकी चालाकी क्या होती थी, उनकी चालाकी ये थी कि वो जा करके ना वो जो एसी वाला स्पॉट था ना वो फौरन वहां पे भागती थी। तो जहाँ पे एसी लगा हुआ है उसके नीचे मैं बैठ जाती हूँ और मैं अपना काम करूंगी। अब उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उनकी जो रीडिंग थी बहुत ही कबाड़ा निकल कर आती। अच्छा, अब ये भी आगे पढ़ने जा रहे हैं कि सर कबाड़ा कैसे निकली थी, उसको कैसे पता था कि यार ये कबाड़ा फंस रहा है, वो भी देखो। लेकिन रीडिंग जो है ना वो बहुत खराब आ रही थी। रीजन क्या था, रीजन ये था कि भाई वो जो है आपके पास क्या कहते हैं, एसी जो था ना उसकी फेंस कभी इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो उसका मतलब ये था कि वो मुसलसल एरर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, ये वाली चीज आ रही थी। ठीक है, ये है आपके पास मिस हैंडलिंग। आप यू वर सपोज टू प्लेस प्रोटेक्टर, ठीक है ना, आपने उसको फिक्स किसी तरह नहीं किया, वो हिल गया तो रीडिंग खराब हो गया। तो इसमें ना एक चीज आप ऐड करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास का टॉपिक लेक्चर लिखा था उसमें, वो ये कि रैंडम एरर्स दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, ये मतलब ये कोई बहुत स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके पास रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम, दिस कॉजेस स्मॉल रैंडम एरर्स, स्मॉल रैंडम एरर्स। स्मॉल रैंडम एरर्स क्या थे, जैसे ये है छोटी छोटी डेविएशन। रैंडम एरर सिर्फ स्मॉल रैंडम एरर्स थे, ये वो रैंडम एरर्स थे जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो रैंडम एरर्स हैं जो इग्नोरेबल है, मतलब आप बोलेंगे ठीक है भाई रिएक्शन टाइम, ठीक है। अच्छा, मिस हैंडलिंग जो होती है, मिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग एज इन मैं परफॉर्म कर रहा था और मुझसे ये हिल गया, ये मिस हैंडलिंग की। ठीक है ना, मिस हैंडलिंग जो होगी दे कॉज लार्ज रैंडम एरर्स। अच्छा, व्हाट इज लार्ज रैंडम एरर्स मींस, लार्ज रैंडम एरर्स मीन एक सर्टेन डेविएशन आ, मतलब आप जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे थे दैट वाज 6.41, लेट्स से 6.39, 6.4, 6 पॉइंट लेट्स से 43, 3.85। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो 3.85 आ रहा है ना, ये अचानक से बहुत ही डिविएटेड वैल्यू आ गई, राइट। मतलब ये सीक्वेंस से बहुत ही आउट चली गई, जो आप इसे बोलोगे कि यहाँ पे लार्ज रैंडम एरर हुआ। तो जब जहां पे लार्ज रैंडम एरर होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे सजेस्टेड ये रहता है कि आप अपनी इस पर्टिकुलर रीडिंग को रिपीट करें। लार्ज रैंडम एरर को निकालने का तरीका ये है कि उस स्पेसिफिक रीडिंग को दो में हुई थी, तीन में हुई थी, एक में हुई थी, यहाँ तक एक आध दो में होती है आपके पास, ठीक है ना। तो उस स्पेसिफिक रीडिंग को आप क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। हाउ टू रियलाइज कि जनाब ये लार्ज रैंडम एरर यहाँ पे मिसहैंडलिंग हो गई थी, तो आप ट्रेंड देखते हो, आपके ट्रेंड के अंदर तमाम में जो वैल्यूज थी वो तीन तीन चार चार के गैप से इंक्रीज हो रही थी, एक सडनली पांच के गैप से इंक्रीज हो गई, छह के गैप से इंक्रीज हो गई, तो वहां पे एक समझ लीजिए अननेचुरल बिहेवियर देखने को मिल गया। तो वहां पे आप बोलोगे जनाब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। रैंडम एरर्स की एक मजेदार बात यह है कि रैंडम एरर्स आर नॉट फिक्स्ड। रैंडम एरर्स जो है वो आपके पास फ्लोटिंग साइज के होते हैं। व्हाट इज फ्लोटिंग साइज मींस, फ्लोटिंग का टर्म है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ्लोटिंग का वर्ड है जहां पर आपके पास ये जो वैल्यू है वो फिक्स ना हो सकता है कि एक एक रीडिंग में एरर आया 0.1 का, 0.01 का, लेट्स से एक में आ गया था 0.02 का, एक में आ गया था -0.01 का, ठीक है ना। मतलब ना साइज फिक्स है ना उसकी पोलैरिटी फिक्स है, मतलब प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी जा सकता है, वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है एरर। आई बात समझ में? तो ना एरर का साइज फिक्स होता है रैंडम के मामले में, ना एरर की पोलैरिटी फिक्स होती है रैंडम के मामले में। बस ये है कि रैंडम एरर्स को, या एटलीस्ट मैं यूं कहूँ स्मॉल रैंडम एरर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते।
आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप प्रिसाइज आंसर ला सकते हैं, आप कम से कम एरर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप जीरो एरर के साथ काम नहीं कर सकते। मौजूदाना तौर पर हो जाए तो क्या मसला है, लेकिन जीरो एरर के साथ आप काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम बिल्कुल कुदरती तौर पे आपके पास मौजूद है, तो वो तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैं रियलाइज करने पर आऊंगा कि जनाब किस तरह रियलाइज किया जाए, तो उसमें से कुछ क्वालिटीज होती हैं डेटा के अंदर, वो हमने देखनी होती है। लेकिन जस्ट फॉर स्मॉल डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, हम यहाँ पे इस तरह समझते हैं कि देखिए, हम जब भी कोई चीज परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं उसका ग्राफ। ठीक है ना? ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो आइडियल बिहेवियर, द आइडियल बिहेवियर, तो ये मतलब ये आपके पास आइडियल बिहेवियर एज इन, मैंने कहा कि ये आपके पास एक्चुअल आंसर है जो कि आना चाहिए, द रियल आंसर, द ट्रू वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू। अगर सिस्टमैटिक एरर होगा तो सिस्टमैटिक एरर इसको किस तरह ऑल्टर करेगा? सिस्टमैटिक एरर या तो तमाम वैल्यूज में एक पॉजिटिव एरर देगा कि आपने अगर बिल्कुल सही परफॉर्म किया था, तो आपकी तमाम, आपका ट्रेंड वही था, लेकिन आपकी तमाम वैल्यूज क्या थी? बिल्कुल ही शिफ्ट हो गई टू अपर वैल्यू। ठीक है ना? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव एरर था आपके, या फिर तमाम की तमाम वैल्यूज उसी ट्रेंड के साथ आपके पास नीचे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ग्रेडियंट आपके पास वही रह रहा है, मतलब ट्रेंड वही रह रहा है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सिस्टमैटिक एरर परफॉर्म किया कि आपके पास मतलब आपने नहीं परफॉर्म किया, आपने एक ऐसा सिस्टमैटिक एरर आपके पास आ गया कि तमाम वैल्यूज जो है वो पैटर्न वही था, ग्रेडियंट नेगेटिव में चला गया। सेम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ सिस्टम के अंदर हो गई थी, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू तरह की आ गई थी। तो एक एमसीक्यू के अंदर ऐसी एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने ये बात छोड़ दी। ठीक है। रैंडम एरर की कंपैरिजन के लिए मैंने ये चीज बनाई थी। तो रैंडम एरर को समझते हैं, रैंडम एरर क्या कॉज करता है। देखिए, रैंडम एरर कॉज करेगा स्मॉल डेविएशन, स्मॉल डेविएशन एज इन कि इफ दिस वाज द एक्चुअल आंसर, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो लाई कर रही थी समवट इस तरह, कुछ एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, कुछ एक्चुअल वैल्यू से कम। तो सम वर फेसिंग अ पॉजिटिव जीरो एरर एंड अदर वर फेसिंग द नेगेटिव जीरो एरर। ये बेसिकली आपके पास क्या है? रैंडम एरर। और स्मॉल रैंडम एरर्स की वजह से ही आपके पास ये जो बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये यहीं से। Why to draw a line which fits the best? Because we know that a certain amount of random errors होगा। लार्ज रैंडम एरर मैंने किसे कहे थे? मैंने कहा था लेट्स से कि एक वैल्यू बिल्कुल ही आउट जा रही थी यहाँ पर या यहाँ पर। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार यहाँ पर मुझसे कोई मिस हैंडलिंग हो गई है, ये लार्ज रैंडम एरर है। ट्रेंड से तो बिल्कुल ही बाहर चली गई ना बात, ये लार्ज। और जो रिमेनिंग हमने बनाए ये वाले सारे, ये क्या थे आपके पास? ये जितने भी हैं, दीज आर स्मॉल रैंडम एरर्स, जिनको आप जितना एहतियात से, जितना प्रिसाइजली और जितने दफा रिपीट करके रिड्यूस करेंगे, ये मच क्लोजर होते चलेंगे। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये थे एरर्स। अब मैंने कहा कि कुछ क्वालिटीज हैं डेटा के अंदर जो हमने देखनी होती है, कुछ क्वालिटीज हैं जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जनाब एरर किस तरफ जा रहा है, गलती हमारे हमसे हो रही है या गलती हो रही है सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उस चीज को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ डेटा। पहले मुझे बताइएगा कि इस वाली चीज से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में मौजूद है इस वक्त? नहीं? ग्रेट होता है। चल, अब देख रहे हैं हम क्वालिटी ऑफ डेटा की तरफ। व्हाट्स क्वालिटी ऑफ डेटा? अच्छा, सबसे पहली चीज ये कि डेटा आप किसे कहते हैं?
आप जब भी परफॉर्मेंस करते हैं, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वी टेन टू मेजर या टेन टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, लार्ज नंबर आज 6 to 8 वैल्यूज। एग्जाम के अंदर जो एक ट्रेंडिंग फिगर होती है वो 6 की होती है। आपको 6 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, 6 वैल्यूज टेबल में प्लॉट करनी होती है, टेबल में आप लोगों ने लिखना होता है, 6 वैल्यूज ग्राफ में प्लॉट करनी होती है। फॉर प्रैक्टिस पर्पज जब मैं पेपर 3 की प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ तो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि कोशिश करें पेपर के अंदर आपने 6 पे रखना है। जब आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो एज मच एज लिमिट आपकी जो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं सबके अंदर इतना बस होगा। आप 6 8 10 रीडिंग्स भी ले पा रहे हो तो अच्छा ले लो, ट्रेंड समझना होता है। ठीक है, अब वो बातें खैर पेपर 3 की है। कभी पेपर 3 की टिप्स के ऊपर अगर क्लास ली तो वहां पे उसको इन डिटेल में बताऊंगा। सही है, चले। तो मैंने कहा डेटा किसे कहते हैं, डेटा आप कहते हैं सेट ऑफ रीडिंग्स को। सेट ऑफ रीडिंग्स के आपने कितनी ज्यादा रीडिंग्स ली थी, 3 4 5 6। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम पीरियड की मैंने एक ही लेंथ के ऊपर मैंने 3 4 रीडिंग ली। ठीक है ना, तो वो जो 3 4 रीडिंग थी मेरी, ये मेरे पास सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ रीडिंग्स या फिर डेटा कहला रहा है। ठीक है, तो इस डेटा के अंदर, इस डेटा के हवाले से हम दो क्वालिटीज देख रहे हैं। अ गुड डेटा, जो हमारा टारगेट है, अ गुड डेटा या फिर रिकॉर्डिंग्स या फिर रीडिंग्स, ये सारे टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मस्ट बी एक्यूरेट, या मैं इस तरह कह देता हूँ, मस्ट हैव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड प्रिसिशन। ये एक दूसरा फैक्टर है जो हम देखें। तो दो गुण हैं जो हम अपने डेटा के अंदर तलाश कर रहे हैं। ये दो क्वालिटीज हमें लाजमी तौर पे चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और हमें प्रिसिशन चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी समझते हैं कि एक्यूरेसी आप किसे की, देखें एक्यूरेसी। अब आप बोलेंगे सर बात तो एरर्स की होती थी, जब एरर्स हैं तो मतलब डेविएशन है तो मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा। नहीं, अभी भी हम एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्यूरेसी क्या कैसे रहे, एक्यूरेसी आप कहते हैं हाउ क्लोज, हाउ क्लोज द रिकॉर्डेड वैल्यू, रिकॉर्डेड एज इन द मेजर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड से अचीव किए, द मेजर्ड वैल्यूज आर टू बी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, मतलब एक्यूरेसी होगा कि कितना लेस डेविएटेड है वो एक्चुअल आंसर से, एक्चुअल आंसर से उसकी डेविएशन कम से कम होनी चाहिए। मतलब अब आप लोगों ने एक गेम देखा होगा, ठीक है ना, आर्चरी का या फिर डार्ट बोर्ड से रिलेटेड एक गेम, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंट रिंग्स होती है। ठीक है, उसके अंदर मौजूद है डिफरेंट रिंग्स। अब बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो है ना, ये वाला, ये जनाब रिंग हमारे पास एग्जैक्ट या फिर एक्चुअल आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है। अब इससे जितना नजदीक तर होगा, दैट इज द एक्यूरेसी। मतलब डेटा आया, डार्ट हमने हिट किया, लेट्स से यहाँ पे,
ये हमने हिट किया यहाँ पे, एक हमने हिट किया यहाँ पे, एक हमने हिट किया यहाँ पे। तो द मोस्ट एक्यूरेट वन, ये क्या है, लेसर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये क्या है, ये एक्यूरेसी की डिग्री में काफी दूर जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं बोलूंगा जनाब ये ज्यादा एक्यूरेट। अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर, ये ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज ये एज कंपेयर टू दिस वन एक्यूरेट आंसर से ज्यादा नजदीक। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज हाउ the how close the data, the recorded values, the measured values, the calculated values are to the actual answer, the actual value, the actual targeted answer जो कि आना चाहिए आपके पास। ठीक है, now what precision is, हम डिफाइन कर लेते हैं फिर कंपैरिजन में एक साथ बात करते रहेंगे, इस पे भी काफी सारी बात होगी। ठीक है ना, प्रेसिशन किसे कह रहे हैं आप ऑन दी अदर हैंड, जरा प्रेसिशन आप कहते हैं हाउ क्लोज द रिकॉर्डेड वैल्यूज आर टू ईच अदर, या फिर मैं बोलूंगा हाउ लेस स्कैटर्ड द डेटा इज। ठीक है, या हाउ लेस डेविएटेड द डेटा इज टू ईच अदर, आपस में कितना नजदीक है, आपस में कितना दूर, ये प्रिसिशन इसको। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं कि हाउ क्लोज, या फिर लेस डेविएटिंग आर द रिकॉर्डेड वैल्यूज ईच अदर, आपस में वो कितना नजदीक। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं एक और, लेट्स से कि हमारे पास प्लेयर था, उसने एक डिफरेंट डार्ट से उसने खेला और उसने हिट किया जनाब यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब देखें इसका जो आंसर है ना, इसकी जो टारगेटेड एरिया था जहां पे जिस जोन के अंदर इसने डार्ट्स को हिट किया, वो एक्यूरेसी के बिल्कुल भी करीब नहीं है, लेकिन still the data would be referred as precise data, precise as in the values are very close to each other। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली इसे आप प्रिसिशन कहते हैं, प्रिसाइज। अब देर कुड बी अ सेट ऑफ डेटा जिसके अंदर आपके पास एक्यूरेसी लैग करेगी, ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपके पास प्रिसिशन लैग करेगी, हो सकता है दोनों ही लैग कर जाए, हो सकता है आपके पास दोनों मौजूद हो। परफेक्ट टारगेटेड डेटा जिसके अंदर एक्यूरेसी भी हो, जिसके अंदर प्रिसिशन भी हो। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल एज एन डेटा वाइज किस तरह ले रहे हैं, हमारा एक्चुअल एग्जांपल वही लेकर के चलते हैं। क्या थी हमारी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8, ये टारगेटेड वैल्यू है। अब चार स्टूडेंट्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनके डेटा को एनालाइज करें। ठीक है, चार स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। ठीक है, टारगेट क्या है, 9.8। ठीक है, अब स्टूडेंट ए का डेटा जरा आप एनालाइज करें। ठीक है, स्टूडेंट ए ने जो जनाब रिकॉर्डिंग्स ली है, उसका डेटा था 9.63, 9.79, 9.67, 9.78,
9.84। अच्छा नहीं है डेटा इसका, है ना। चलिए स्टूडेंट बी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट बी ने बेटा रिकॉर्ड किया 9.61। 9 स्टूडेंट बी ने रिकॉर्ड किया 6 9.41, 9.42, 9.39, 9.40। ये स्टूडेंट बी का डेटा। स्टूडेंट सी के डेटा की बात करेंगे तो इन्होंने किया 9.88, 9.82, 9.77, 9.75। ठीक है, चले यही वैल्यू हो गया। स्टूडेंट डी का डेटा, उसने कहा 9.80, 9.82, 9.79, लेट्स से 9.83। अब ये इन्होंने जो चार बच्चे थे ये परफॉर्म करके हमारे सामने आए। ठीक है ना। अब ये परफॉर्म करके जो आए हैं भाई साहब, तो इसमें देखें, अगर आप स्टूडेंट ए के डेटा को देखें तो इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें गड़बड़ ये है कि पहला, भाई एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर से बहुत दूर है। कोई एक वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो 9.81 से थोड़ा बहुत ही करीब है। जैसे ये चले एक थोड़ी सी करीब थी, मैं इसको स्लाइटली चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें मेरा टारगेट कुछ और था। ठीक है ना। तो मैं इसको स्लाइटली चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ 9.86 और इसको कहता हूँ 9.74। अच्छा, अब अगर इन वैल्यूज को देखो तो ये जो एग्जैक्ट आंसर है उससे काफी दूर है। ठीक है। और स्कैटर्ड देखें आप कितनी ज्यादा है। इनके दरमियान स्कैटरिंग, इनके दरमियान जो गैप है वो ठीक ठाक ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डेटा है, इट वाज समवन, इसकी एक एग्जांपल अगर मैं इस तरह दूं तो मैं ये कहूंगा जनाब ये ना ही प्रिसाइज डेटा है, ना ही इसके अंदर किसी किस्म की एक्यूरेसी। तो इस डेटा पे मैं कमेंट ही करूंगा, इट्स नीदर प्रिसाइज, इट्स नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ना इसके अंदर प्रिसिशन नजर आ रही, ना एक्यूरेसी नजर आ रही है। ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट बी के डेटा को बगौर देखें, 9.41 बहुत दूर है, बहुत डेविएटेड है भाई। 9.81 से तो बहुत डेविएटेड है। 9.41, 9.42, 9.39, 9.40। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रिसिशन ऑफ द वैल्यूज इटसेल्फ। अगर आप मैक्सिमम डेविएशन देखें तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 9.39 and the largest value is 9.42. So the maximum deviation वो इन दोनों के दरमियान आ रही है, और वो डेविएशन है 0.03 की। तो मतलब जो डेटा है वो विद इन 0.03 प्रिसाइज्ड है, विद इन द रेंज ऑफ 0.03। तो मैं कह सकता हूं कि दिस डेटा इज प्रिसाइज, डेटा इज प्रिसाइज्ड बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं। जैसे अभी हमने वो डार्टबोर्ड वाली एग्जांपल में देखी थी, तमाम डार्टबोर्ड जो है ना उसने यहाँ पर फेंक दी थी। प्रिसाइज तो थी लेकिन एक्यूरेसी से बहुत दूर जा रही थी। अच्छा, अब जरा स्टूडेंट सी के रीडर पे गौर करें। 9.88, 9.82, 9.77, 9.75। ठीक है, एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है ना। अगर मैं इसको फर्दर और इम्प्रूव करके दूंगा आप लोगों को, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैंने कहा मैं इसको कह देता हूँ 9.87, और इसको मैं कह देता हूँ 9.79 या 9.78। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ 9.8।
5। अगर देखा जाए तो ये तमाम वैल्यूज 9.81 से खासा करीब है एज कम्पेयर टू द अदर टू स्टूडेंट जिन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है ना। 9.81 से अगर डेविएशन देखें तो ये है 0.06 की, ये है 0.1 की, काफी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है 0.01 की। ठीक है ना। और हत्या कि अगर यहाँ पे भी देखें तो 0.03 की बहुत बुरा नहीं है आपके पास रीडिंग। तो ये जो दो रीडिंग्स है, ये जो रीडिंग्स है, ये काफी नजदीक आ रही है मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज पे। तो ये दो वैल्यूज इस बात की अलामत है कि इस डेटा के अंदर एक्यूरेसी मौजूद है। सही है। क्या नहीं है? प्रिसिशन नहीं है। बहुत स्कैटर्ड डेटा है। गैप इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा लार्ज रैंडम एरेज ने परफॉर्म करके रखा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि डेटा इज एक्यूरेट। एक्यूरेसी है बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरह अंदाजा लगा रहा हूँ एक्यूरेसी और प्रिसिशन की? ठीक है। अब स्टूडेंट डी का डेटा जरा एनालाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट डी का डेटा, इसको अगर आप एनालाइज करें 9.80, 9.82, 9.71, 9.83, ग्रेट। 9.81 एक भी दफा नहीं आएगी, लेकिन इसकी इस वैल्यू की डेविएशन 9.81 से इज -0.01। दिस इज डेविएटेड बाय +0.0। दिस इज डेविएटेड बाय -0.02। दिस इज डेविएटेड बाय +0.02। तो आपका जो आंसर है दैट लाइज अंडर द एक्यूरेसी रेंज ऑफ 0.02, इट इज प्रिसाइज अंडर द रेंज ऑफ 0.02। तो इसका मतलब ये है कि द डेटा इज एक्यूरेट एज वेल एज इट इज प्रिसाइज। ठीक है। तो मैं बोलूंगा डेटा इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज भी। एक्यूरेट भी आ रहा है और प्रिसाइज भी आ रहा है। अब डेटा की क्वालिटी चारों स्टूडेंट्स की हमने देख ली है। ठीक है। अब यहां से जज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर जो कि ये दोनों परफॉर्म, ये चारों स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट डी के पास भी एरर होगा, सही है ना। अगर आपके पास एक्यूरेट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ नहीं। ऐसा है। अगर सिस्टम के अंदर खराबी होती तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आना चाहिए था आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि इफ समवेयर एक्यूरेसी लाई कर रही है तो वहां पे सिस्टमैटिक एरर नहीं है। ऐसा है। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूँ यहाँ पे कि स्टूडेंट बी, सॉरी स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी के डेटा में देर इज नो सिस्टमैटिक एरर, यहाँ नो सिस्टमैटिक एरर। एंड इसके लिए भी यही कंक्लूड किया जाएगा कि इसके पास भी, इसकी परफॉर्मेंस में भी, इसके पेरेंट्स में भी देयर वाजंट एनी सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक। सही है। अब स्टूडेंट सी और डी के डेटा जिसके अंदर सिस्टमैटिक एरर नहीं है, अब इनके एरर को देखते हैं। देखो बेटा, अगर सिस्टमैटिक एरर नहीं है और रही बात फिर रैंडम एरर की, अगर मैं स्मॉल रैंडम एरर्स कह रहा हूँ जो कि एक्सेप्टेबल रैंडम एरर्स हैं, जो कि ह्यूमन लिमिटेशन की रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास स्लाइट डेविएशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो वेरी स्मॉल डेविएशंस आ रही हैं आपके पास इस डेटा के अंदर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये कॉज कर रहे होंगे, ये दीज आर कॉज बाय स्मॉल रैंडम एरर्स? ऐसा है कि स्टूडेंट डी के पास स्मॉल रैंडम एरर्स थे। स्मॉल रैंडम एरर्स कौन से? वो जो एक्सेप्टेबल थे, वो जो रिएक्शन टाइम एरर्स वगैरह के होते हैं, जो कि रिड्यूसेबल होते हैं आपके पास। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट सी को देखो तो ही वॉज परफॉर्मिंग सम सीरियस अमाउंट ऑफ रैंडम एरर्स, बहुत ही बड़े किस्म के रैंडम एरर्स कर रहा था। ही नीड्स टू अटेम्प्ट दिस अगेन, ये डेटा आगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लार्ज रैंडम,
ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट ए के ऊपर आ जाते हैं, स्टूडेंट बी पे बाद में बात करेंगे, स्टूडेंट ए के ऊपर आ जाते हैं। देखो स्टूडेंट ए में अगर मैं डेटा को सिर्फ एरर वाइज लिखूं तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ तो ना एक, अच्छा, क्या मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट ए के पास सिस्टमैटिक एरर था, या मैं सिर्फ ये कहूँ कि जनाब परफॉर्मेंस में पुअर परफॉर्मेंस, जरा बताइए। स्टूडेंट ए प्रिसिशन नहीं है, तो मैं एक चीज तो कंप्लेन कर सकता हूँ कि लार्ज रेंडम एरर्स। ठीक है, मैं सिस्टमैटिक एरर को कह सकता हूँ कि जनाब सिस्टमैटिक एरर भी है, लेकिन मैं कैसे कंक्लूड करूँ कि ये सिस्टमैटिक एरर है इसके अंदर, जबकि इसकी परफॉर्मेंस ही बहुत खराब हुई, मतलब बहुत ही कबाड़ा किसी किसी रीडिंग में से निकालेंगे। तो हम बोलेंगे भाई लार्ज रैंडम एरर्स है। ठीक है, होल डेटा इज यूजलेस डेटा। अब आओ स्टूडेंट बी के ऊपर, कैसे पता चलेगा कि मेरे पास सिस्टम क्या गड़बड़ थी, मैं गलती नहीं कर रहा था। ऐसे पता चलेगा कि इफ द परफॉर्मर, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत ही तरीके से कर रहा था, उसने एरर्स का बड़ा ख्याल रखा हुआ था, वो उसका प्रोसीजर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज एटलीस्ट प्रिसाइज जानी चाहिए, उसकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, प्रिसाइज जानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट बी का डेटा काफी ज्यादा प्रिसाइज है, 0.03 की रेंज के अंदर वो लिमिट हुआ हुआ था। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बोलूंगा नो, नो, सॉरी, मैं स्मॉल रैंडम एरर्स को बोलूंगा, स्मॉल रैंडम एरर्स। और अगर आप गौर करें तो जितनी भी वैल्यूज है वो कितना दूर है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज की दूरी 0.4 से है फ्रॉम दी एग्जैक्ट आंसर। ऐसा है, अगर आप 0.4 का इस सब में एरर ऐड कर दो, ये 9.81 हो जाएगा, ये 9.82 हो जाएगा, ये 9.79 हो जाएगा, ये 9.80 हो जाएगा। तो उसका मतलब सारी वैल्यूज कितना ज्यादा डेविएट डेविएट कर रही थी, जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द एरर आ रहा है वो आपके पास गया। So the fixed size of error is showing that कि आपके पास इस सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर को ना आप ये बोलेंगे इट्स अ लार्ज सिस्टमैटिक एरर, आप ना लिखेंगे इट्स अ स्मॉल सिस्टमैटिक एरर। इफ इट्स अ सिस्टमैटिक एरर, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर, मतलब गड़बड़ है। तो ये यहाँ पर है सिस्टमैटिक एरर। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ डेटा, जिसे हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन कहते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि हमारे डेटा के अंदर किस किस्म का एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर डेटा बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत एक्सेप्टेबल एरर्स थे, स्मॉल रैंडम एरर्स थे, तो डेटा वुड हैव एन एक्यूरेसी, डेटा वुड बी प्रिसाइज। अगर डेटा एक्यूरेट है, एटलीस्ट एक दो तीन वैल्यूज एक्यूरेसी के नजदीक आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक एरर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, डेविएशन बहुत ही वैल्यूज के अंदर जो भी एक्यूरेसी के नजदीक थी, वो आपस में काफी नजदीक नहीं थी। तो जनाब वहां पे मैं बोलूंगा जनाब यहाँ पे लार्ज रैंडम एरर्स, मिस हैंडलिंग या कुछ ना कुछ गड़बड़ थी परफॉर्मर के एंड से, ही नीड टू परफॉर्म इट अगेन। अगर तमाम ही वैल्यूज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, उनका आपस में भी कोई ताल्लुक नहीं है और एक्यूरेसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लार्ज रैंडम एरर बोलेंगे। सिस्टमैटिक एरर के ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकते भाई, परफॉर्म ही खराब किया हुआ है, हम कैसे जज करें अपने सिस्टम को। ठीक है ना, तो वो पुअर परफॉर्मेंस का नतीजा निकलेगी, हम बोलेंगे ना एक्यूरेसी ना उसके अंदर प्रिसिशन। अगर आपका डेटा प्रिसाइज है and it's been deviated, yeah, it has a deviation of a fixed value, on an average of fixed value from the accurate answer, सारा का सारा डेटा एक्यूरेट आंसर से एक ही अमाउंट के साथ, मतलब एक ही रेंज के साथ जो है ना वो डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल रैंडम एरर्स परफॉर्म हुए थे, जो कि सबसे होते हैं। परफॉर्मर की गलती नहीं थी क्योंकि डेटा प्रिसाइज है, सारा डेटा, सारा एरर एक ही साइज का आ रहा था, इसका मतलब ये कि सिस्टम के अंदर एरर।
तो हम अब सिस्टम को डायग्नोज करेंगे, हम देखेंगे कि जरा कहाँ पर एरर आ रहा था, एंड फिर हम उससे पैरामीटर्स वगैरह को चेंज कर लेंगे, या फिर जो भी पॉसिबल नीडफुल थिंग होता है फिर हम वहाँ पे एक्चुअली। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चले, तो यहाँ पर हम इसको रोक रहे हैं।